इस समय की सबसे बड़ी खबर आपके लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश आता हुआ, यानी ये 8वीं डील है जो 7 हफ्ते से कम समय में आपके सामने आ रही है। ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने ये नया निवेश किया है। 5,683.5 करोड़ रुपए का ये निवेश ADIA की ओर से आता हुआ RJio के प्लेटफॉर्म में, और इसमें तकरीबन 1.16% स्टेक है जियो का, जो ADIA या अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ले रहा है। तो ये एक और मेगा डील जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं CNBC आवाज पे। रिलायंस जियो में एक और नया निवेश होता हुआ, 8वां निवेश 7 हफ्ते से भी कम समय के दौरान 7वें इन्वेस्टर है ये जो फिलहाल यहाँ पर आते हुए। और अगर आप देखें तो इन सारी डील्स को फेसबुक की डील के बाद से अब तक जो हुई है RJio में पिछले दिनों के दौरान तकरीबन 97,885 करोड़ रुपए का निवेश RJio में हो चुका है इन 8 डील्स के तहत, यानी तकरीबन $13 बिलियन, $12.96 बिलियन जो मैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन फिलहाल देख पा रहा हूं। तो यहाँ पे ये एक और निवेश की खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आपके सामने आती हुई, जो सोमवार के बाजार में कल सबसे बड़ी खबर साबित होगी। और आप देख रहे हैं एक और निवेश, एक और बड़ी डील। कुल मिलाकर इन 7 निवेशकों के बीच इन 8 डील्स में तकरीबन 21% स्टेक RJio का अब तक इन निवेशकों ने लिया है इन डील्स में, एक के बाद एक करके, जो तकरीबन $13 बिलियन की या 97,885 करीब 98,000 करोड़ की ये डील होती हुई। यतिन मोटा जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो मेरे सहयोगी यतिन बताइए क्या जानकारी है। देखिए, ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जियो प्लेटफॉर्म्स में ये 8वीं डील है और ये 7वां इन्वेस्टर है जो आ रहा है ऑन बोर्ड फेसबुक के बाद। और जैसे कि आपने कहा 1.16% यानी लगभग 1.16% स्टेक जो है जियो प्लेटफॉर्म में खरीदने जा रहा है आडिया। और ये बहुत पुराना इन्वेस्टर है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, और 5.16 की एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। और कुल मिला के 20% के ऊपर की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स में कंक्लूड हो चुकी है। और यहाँ हमने देखा है कि कुल मिला के लगभग 98,000 करोड़ जो है रिलायंस जियो ने जुटा लिए हैं स्टेक सेल से। और इसके पहले हमने देखा था, चाहे वो फेसबुक हो, सिल्वर लेक पार्टनर्स हो, विस्टा इक्विटी हो, जनरल ट्रैटिक, KKR, और अब मुबादला के बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 7 हफ्तों के भीतर ये ट्रांजैक्शन किया है। तो कुल मिला के 98,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। और अभी जो लेटेस्ट इन्वेस्टर है, जो कि 7वां इन्वेस्टर है, वो है आडिया, जो कि लगभग 1.16% स्टेक खरीदने जा रहा है 5,700 करोड़ रुपए के आसपास। बिल्कुल, 5,683.5 करोड़ ये डील का साइज हमारे सामने। 1.16% जियो प्लेटफॉर्म में ये हिस्सेदारी अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ले रहा है। ये जानकारी अभी अभी आपके सामने आ रही है और हमारे साथ देवेन चौकसी जुड़ चुके हैं, KR चौकसी सिक्योरिटीज के, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं। देवेन भाई। हाँ जी, हेलो देवेन भाई, आपकी राय इस डील पे जो अभी अभी खबर हमारे सामने आ रही है, 1.16% स्टेक 5,683.5 करोड़ में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लिया है। सो प्रदीप, जो आडिया का जो ये इन्वेस्टमेंट है इज अनदर सॉवरेन फंड विच हैज कम अप आफ्टर द अर्लियर वन डे बिफोर यस्टरडे। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो सॉवरेन फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आता है उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये गिना जाना चाहिए कि sovereign funds normally I think they invest for a period upwards of 15 years and above. So definitely I think this is a very solid and strong investment which is happening into Jio platform. And according to me, I think some of the European funds also could be in line going forward as far as I think this particular investment approach is concerned in Jio platform. So I think overall it is good. They have just reached close to 1 lakh crore worth of what you call investment in Jio platform, so which is fundamentally sounding very positive now. बिल्कुल, तो करीब 98,000 के आंकड़े पर हम पहुंच चुके हैं, यानी यहाँ पर इन 8 डील्स में
करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए आते हुए जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारे साथ संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, जो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का एक प्लान था कि मार्च 2021 तक हासिल किया जाएगा, वो टारगेट तो लगता है कि बिल्कुल पहुंच में है। बिल्कुल प्रदीप जी, बल्ले बल्ले। और वो बता रहा है कि मनी नेवर स्लीप्स, और अब इट व्हाट स्टार्टेड एज अ स्मॉल ट्रिकल इज टर्निंग इनटू अ बिग टाइड। और वो ये भी बता रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ री रेटिंग ऑफ इंडिया। सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ स्टॉक या शेयर मार्केट का आप एक स्टॉक बोलना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया इज बीइंग री रेटेड ऑन द बैक के चाइना से जो इन्वेस्टमेंट और जो चाइना से जो अटकलियां हैं, देयर इज अ सार फेस विद अ लॉट ऑफ द चाइनीज इवेंट्स। That money is slowly but surely shifting into India. Data is the new oil. And thirdly, आपने देखा है कि where ARPUs and other instruments are reaching. So I think India is at the cusp of a very, very big long-term re-rating. And as we go along on the COVID front, on other economic data, it is telling you कि पैसा जो liquid, जो इतनी liquidity market में central banks ने infuse करी है, the risk is now going into select emerging markets, with India getting the prime benefit and Reliance of course getting the major chunk. बिल्कुल। तो ये एक के बाद एक डील जिस तरह से आपके सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि दुनिया भर के निवेशकों की नजर भारत के बाजार पर है। देखिए, ये पैसा जो हमारे देश में आ रहा है, आरजीओ के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का, टेलीकॉम का जो प्लेटफॉर्म है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले इसमें जो बनता हुआ सामने आ रहा है, उसके वैल्यूएशन लोग देख रहे हैं, उसकी आगे की पोटेंशियल ये इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश, एक के बाद एक 8 इन्वेस्टमेंट, 7 इन्वेस्टर्स के बीच में 8वीं डील। सिल्वर लेक ने 2 बार 2 राउंड में इन्वेस्टमेंट किए। जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस माहौल में, जबकि ग्लोबल मार्केट अभी एक बहुत ही मुश्किल से संभलते हुए नजर आ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये जबरदस्त एक के बाद एक डील्स का सिलसिला, आप कैसे देखते हैं इसको? प्रदीप, बिल्कुल ये मतलब गजब है। मतलब जिसको कहते हैं ना, पहले 6 हफ्ते में हमने 6 ट्रांजैक्शन होते देखे, तो था कि एक हफ्ते में एक एवरेज तो बहुत बढ़िया आ ही रहा है। अब तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज आने लगी है। सो ये दिखाता है कि जो, जैसे संजीव ने भी कहा, कि जो संकल्प है कंपनी का, मैनेजमेंट का, कि जो बोला था आज से 1.5-2 साल पहले, और मुझे अभी भी याद है जब इन्होंने लॉन्च किया था जियो, तो जब जिस स्केल के बारे में बात की थी, तब थोड़ा सा उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था। पर आज ये दिख रहा है हमको कि नॉट ओनली डेटा इज द न्यू ऑयल, बट इट्स अ फ्री फ्लोइंग ऑयल विच इज गेटिंग प्रॉफिटेबल। और सारे देश के लिए ये एक गर्व की बात है कि इस टाइप के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और याद रखिएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे जैसे ग्लोबल उसमें कम होगा, और हम लोग सिर्फ केमिकल्स और फार्मा और ये सब कंपनी की बातें करते हैं, ये फैंग स्टॉक्स के लिए भी चाइना का जो रिलायंस से डिपेंडेंस था, वो वीक होने की वजह से जो इंडिया का मार्केट ऑफर कर रहा है, ये इतना बढ़िया वो हो सकता है कि इस कंपनी को आप अब री रेट नहीं करके कोई छुटका ही नहीं है। अब आपको इसका पी मल्टीपल जो है उसके ऊपर बहुत अलग एक दौर से देखना पड़ेगा, अलग नजर से देखना पड़ेगा। सो आई थिंक ना सिर्फ ये कंपनी के लिए, बट हमारे कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ी उसकी बात है, मैटर ऑफ प्राइड है। एंड सेकेंडली एक चीज कहना चाहूंगा कि इस डील से आने के बाद जो 20% के आसपास जो ट्रांजैक्शन, जो हिस्सेदारी आई है, उसके बाद आप सोचिए अगर ये पहली कंपनी बनती है जो ग्लोबली अपने आप को लिस्ट कर सकती है और पार्टिसिपेशन और भी ब्रॉड बेस कर सकती है, तो उसके लिए भी अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस टाइप के निवेशक जब आएंगे तो उनकी एक चाहत तो रहेगी कि अगले 5-6 साल में ये इसको ग्लोबलाइज किया जाए इस स्टॉक को। तो आई थिंक लोगों को उस पर अब ध्यान देना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शंस तो हो गए, ये 7-8 जो इन्वेस्टर से आने थे, बाकी इन्वेस्टर्स आने थे, आ चुके हैं। अब क्या है, अब हम लोग के लिए हिस्सेदारी जो है वो कैसे इसमें जुटाई जा सकती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। कहां, कैसे, कब जियो की अलग से लिस्टिंग होगी, इस पर तो सभी निवेशकों की, दुनिया भर के बाजारों की नजर है ही। अगर मान लीजिए कि आज जियो एक अलग से लिस्टेड कंपनी हो, भारतीय बाजारों में अगर होती, तो ये 4थे नंबर पे होती थी वैल्यू के लिहाज से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के बाद। इस तरह के वैल्यूएशन
अभी इसको दिए जा रहे हैं, जो ये तमाम डील्स हो रही है, अगर आप उन पे नजर डालें तो जाहिर है कि जियो की वैल्यू इस वक्त खुलकर सामने आई है। आज की तारीख में आपको वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए साफ तौर पे आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अलग वैल्यूएशन देखें जियो का तो वो चौथी सबसे बड़ी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। भसीन साहब, यहां से और आगे इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का वैल्यू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप देखिए ये ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स सामने आए हैं, चाहे आज अबू धाबी हो या इसके पहले मुबादला हो या केकेआर, जनरल अटलांटिक, विस्टा, सिल्वर लेक, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, लेकिन फेसबुक के साथ एक काफी अच्छी पार्टनरशिप आगे उभर कर सामने आ सकती है रिटेल स्पेस में और दूसरे क्षेत्रों में भी। और इस तरह के अलग अलग वर्टिकल में जिस तरह की वैल्यू अलग अलग कारोबार में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो अपॉर्चुनिटी, किस तरह की ग्रोथ ये इन्वेस्टर्स देख रहे हैं जिन्होंने लगातार एक के बाद एक ये डील्स की हैं भसीन साहब? बिल्कुल, और प्रदीप, it also sets the cat among the pigeon. It's not just Facebook which has bought a strategic stake. Now there is talk Amazon is wanting to buy. There is talk of other funds which are wanting to invest in Bharti or Vodafone. Maybe there some of them are rumor based, but there is a lot of strength. और वो बता रहा है कि nobody wants to miss out on this opportunity where data has been the real, what we call the trend setter. And जो आगे अब पोस्ट कोविड लाइफ की जो सिनेरियो में चेंज है, वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी विल बिकम अ फोरफ्लाई. Thirdly, I don't think Indians will be able to boycott Chinese, but the foreign investors are definitely seeing more boycott towards Chinese products and coming towards India. जो वो सोचते हैं अगले 5 साल का प्ले है. ये जो सॉवरियन फंड्स हैं, ये 3 महीने या 3 साल के लिए नहीं है, ये अगले 5, 7, 10 साल का नजरिया लेके चलते हैं. So this is very, very long-term money, which also tells me that the rupee gets strength, the economy gets strength, and it gives makes the tricolor stand even more taller. So I think Reliance has actually built the cat, और मुझे लगता है this could be the starting point of a lot of foreign capital which has been raised, which starts to find viable place in India in other sectors also. बिल्कुल, तो ये जो डील हो रही है इसके साथ एक बार आपको फिर से हम याद दिला दें अब तक जो डील्स हुई हैं। 22 अप्रैल को फेसबुक की डील हुई थी करीबन 10% हिस्सेदारी के लिए। 3 मई को सिल्वर लेक की पहली डील हुई थी करीब 1.15% के लिए। 8 मई को विस्टा की डील हुई थी करीबन 2.25% या 2.32% के लिए। 17 मई को जनरल अटलांटिक की डील हुई थी 1.34% के लिए। 22 मई को केकेआर की 2.32% के लिए, और उसके बाद हमने मुबादला की डील होते हुए देखी, सिल्वर लेक की एक दूसरी डील होते हुए देखी, और अब ये डील आपके सामने है जो 8वीं है इस कड़ी में। तो एक के बाद एक ये डील्स जिसमें आप रिलायंस जियो की वैल्यू सामने आते हुए देख रहे हैं और एक जबरदस्त डीलेवरेजिंग होती हुई देख रहे हैं। प्रकाश, अगर आप देखें करीबन 23 मार्च से लेकर अब तक जो 2500 पॉइंट की तेजी बनी है बाजार में, उसमें 550 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अकेले रिलायंस की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है। रिलायंस ने क्लियरली लीड किया है और बाजार का मूड बदलने में सबसे बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अब आपकी यहां से आगे क्या कॉल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रदीप। उसका रीजन है कि आज पैसा कहां से आ रहा है। आज पैसा जो हमारे मार्केट में पिछले 10 दिन में हमने जो बढ़त हासिल हुई है, ऑफकोर्स मार्च से भी काफी बड़ा है मार्केट, लेकिन जो एफआईएस की वापसी है, जो वैश्विक बाजारों में से जो संस्थागत इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं, वो लोग में जो पहला दौर रहता है वो ईटीएफ्स का रहता है। और ईटीएफ्स हम सब जानते हैं कि जो वेटेजेस हैं उसके हिसाब से एलोकेशन करते हैं मार्केट्स में। रिलायंस की वेटेज जो करीब 10% के नीचे थी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, आज 12.5 के करीब है, मुझे अगर मेरे आंकड़े सही हो तो। और ये जिस टाइप का प्रकार का पी मल्टीपल एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे अचरज नहीं होगा कि ये 12.5% से बढ़ के ही हो सकता है 15 तक 14-15 तक बहुत आसानी से चले जाए, विच इज अ बिट ऑफ अ 20% मूव फ्रॉम ईयर। और जैसे ही वो होता है तो आपके ईटीएफ्स की एलोकेशन जो है वो और बढ़ने लगती है। और ये जो बाइंग आ रही है, ये बड़े नामी इन्वेस्टर्स के तो हम सुन रहे हैं जो आपने सारी सूची बताई, लेकिन इतने सारे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो रोज मार्केट से ले रहे हैं शेयर, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, वो आपको धीरे धीरे करके वेटेज में बढ़ते हुए ट्रांसलेट होते हुए दिखेगा। तो आई बिलीव यहां से 20%, यानी आप गिनती कर लीजिए करीब 2000 का जो मार्क है वो अब आप होगा तब सेलिब्रेट हम करेंगे कि 2000 इसलिए हुआ, और वो बहुत ही एक लॉजिकल
सहजता के साथ मतलब वो उसकी तरफ बढ़ने की इसमें पूरी गुंजाइश है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। और याद करिए अगले शुक्रवार से पार्टली पेड रिलायंस इंडस्ट्री का राइट्स का शेयर जो है, जो राइट्स के बाद जो आए हैं, उसका भी ट्रेडिंग होगा और उसमें बहुत गजब का इंटरेस्ट लोगों का आ सकता है। सो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक इसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि आप लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इन्वेस्टर हो, हर एक सीजन के लिए ये आपको एक थोड़ा सा जो जिसको कहते हैं एक फर्स्ट चॉइस जो है, डिफॉल्ट चॉइस बनती जा रही है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि राइट्स इशू की भी जब लिस्टिंग होगी तो वहां पर आपको काफी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी देखा वो जो राइट्स एंटाइटलमेंट लिस्ट हुआ उसके बाद किस तरह के प्रीमियम वहां पर बनते हुए नजर आए और फाइनली उसका इस्तेमाल करके जिन लोगों ने राइट्स इशू में पैसे लगाए हैं उनके लिए शायद आगे और मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा जब राइट्स की एक्चुअल लिस्टिंग होगी। भसीन साहब, ये जो खास तौर पे हम बात कर रहे थे कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड की ओर से, बल्कि एक के बाद दूसरा सॉवरेन वेल्थ फंड की ओर से निवेश आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि इस समय इन फंड्स के हिसाब से दुनिया में जिस तरह का माहौल है, ये जो थीम बन रही है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अभी आप चीन की बात कर रहे थे। इनफैक्ट इन बड़े निवेशकों ने, चाहे वो पी फंड हो या वो सॉवरेन फंड्स हो, इन्होंने अलीबाबा, टेंसेंट जैसे स्टोरीज में पैसे कमाए हैं और अब उसको वो भारत में दोहराने के लिए उनको लगता है कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो आरजीओ का है। इस तरह का इंटरेस्ट आप आगे और आते हुए देख रहे हैं इन फंड्स की ओर से? डेफिनेटली इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस टू बी। और वो आपको बता रहा है कि ये मुकेश अंबानी है जो 20 साल आगे देख सकते हैं। आपको याद है जब मैंने शेयर बाजार ज्वाइन किया था उस समय पाताल गंगा और जामनगर वगैरह वर इन इंसेप्शन स्टेज। आई एम टॉकिंग ऑफ 1985 1988 में। और उस समय लोगों को लगता था व्हाट इज रिलायंस गोइंग टू अनरावल, लेकिन दे हैड एनर्जी एज अ फोर फ्रंट। और लेकिन लास्ट 5 साल में उन्होंने क्लियरली देख लिया कि एनर्जी इज नो लॉन्गर द नेक्स्ट मिल्किंग काउ, इट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। और आपने देखा है कितनी जल्दी कंपनी ने अपना पूरा फेर बदल कर लिया है। इट इज नाउ जियो एंड रिटेल विच इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 5 लाख करोड़ की तो मार्केट कैप आपको जियो से ही मिल रही है, which has the potential to double at the faster pace. I mean, look at the Nasdaq. The Nasdaq has hit all-time highs on the back के जो FANG stocks के जो सबसे potential stocks हैं, like the Amazon, Netflix, उनके business model में देखिए कितना इजाफा आ रहा है. So profitability is across the board. When last did you see a stock like Vodafone double in a month? So ये मार्केट की अटकली और फियर इतना ज्यादा लोगों ने क्रिएट कर दिया जैसे वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, but it's turned out to be the best rally in, I think, since existence. The Dow is up in 50 days, it is up 40% and so on. So it tells you that smart money will always use opportunities, and the next what we call the next paradox moment is going to be India on the basis of OTT, digital data, and that is what people are now investing for the next 5-10 years. बिल्कुल। और भसीन साहब, आपकी इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि इस मैसिव डीलेवरेजिंग और फंड रेजिंग के बाद क्या आरजीओ एक बेहतरीन स्थिति में है कि वो 5G और जो भी आगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करने की जरूरत है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और वहां पर भी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, उनका डेट ओवरहैंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है ऑन अ बेस लेवल। और साथ में इवन दो वी नो दैट भारती एंड वोडाफोन आर देयर, बट दे हैव अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ डेट ऑन ओवरहैंग, एंड 5G में अगेन बिडिंग करने में दे विल बी अगेन अ कॉस्ट। बट प्रदीप, वी आर अगेन मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज कि अब तो 3 प्लेयर ही रह गए, और 3 प्लेयर में आप सोच सकते हो कि आपकी डेटा के चार्जेस, इनफैक्ट वोडाफोन के भारती के आरपूस 154 आए जो लास्ट मैंने 3 साल पहले देखे थे। और इसका मतलब द पोटेंशियल फॉर आरपूस टू राइज इज ट्रिमेंडस। इसका मतलब एबिटा पे जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी होगी विल बी ह्यूज। साथ में आप ये लेके चलिए कि नाउ रेजिंग मनी फ्रॉम बैंक्स ऑन अ पोटेंशियल बिजनेस विल बी मच इजियर देन इट प्रीवियसली वाज एंड विल बी आर्ग्यूबली एट द लोएस्ट रेट्स। So I think Jio is perfectly set to bag more data on the 5G, and this is going to be a game changer because अगले 5 साल आपका potential देखो as a country of 130 crore, where your potential on data usage will lie. आज की डेट में just to give you a comparative example, we are doing everything from home, and I am working 4 times more
on the stock market, all because of Zoom, video calling, digital and so on. और ये अब रियलिटी रहेगी. लोगों को अब समझ आ गया है कि काम दोनों तरफ से we have to mature ourselves and understand the new reality. So I think it's a win-win situation for Jio to set the pace for this. और साथ में आपने जो बोला इतने मार्की नेम्स हैं और इतना पैसा डाल रहे हैं, so they also have some visibility of what they are putting their money into. बिल्कुल. और इसको प्रकाश अगर आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, KKR जैसा एक फंड जो यहाँ पे आया करीब 2.25% से 2.5% के बीच उन्होंने हिस्सा लिया है. आमतौर पे छोटी हिस्सेदारी KKR नहीं लेते हैं, वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं, बड़ी हिस्सेदारी लेने की सोचते हैं. तो इन तमाम फंड्स ने काफी कुछ एक्सेप्शंस भी किए हैं क्योंकि उनको वाकई में ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लग रही है जिसको वो हाथ से जाने देना नहीं चाहते. प्रदीप, एक चीज मैंने भी एक सवाल खड़ा किया था इस चीज पे जब ये ट्रांजैक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ कि KKR को जैसे फंड्स को मनवाया कैसे मुकेश भाई ने, मतलब इतने कम ओनरशिप लेने के लिए, नॉट कि इसमें क्यों हिस्सेदारी ले रहे हैं, इतनी कम कैसे मान गए वो. और वही हमने देखा जो सिल्वर लेक ने किया, चंद दिनों बाद ही इन्होंने जब पहला तबक्का जो इन्वेस्टमेंट का था उसके बाद जल्द ही उन्होंने उसको बढ़ा के वापस एक पैरिटी बनाई बाकी इन्वेस्टर्स के साथ. मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो हम लोग अभी तक ध्यान से हमारे जहन में बहुत ज्यादा आई नहीं है प्रदीप, और वो ये है कि जियो का कंपटीशन अब भारती और वोडाफोन से नहीं है. इसको पहले तो इनसे कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर बन जाएगा क्योंकि ये एक बेसिक टेलीफोनी प्रोवाइडर बिल्कुल नहीं रहेगा. दूसरी चीज, जो पिछले 2 साल में हमारे यहाँ की जो बड़ी में बड़ी दिग्गज IT कंपनीज थी जो कैश जनरेट कर रही थी, अच्छा बिजनेस था, उन्होंने अपने सारे कैश का क्या किया, उन्होंने बाईबैक्स अनाउंस किए, वापस शेयर्स ले लिए, लोगों को कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तरह तरह से, और उस कैश का कुछ किया नहीं. इस 2 साल के पीरियड में अगर आप देखें तो जियो ने पहले दिन से कहीं ना कहीं हर जगह अपनी कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करना जारी रखा, चाहे वो छोटे बिजनेसेस, अनलिस्टेड स्पेस में, और सब अक्वायर किए. जो इकोसिस्टम इन्होंने बनाया, और तभी तो इतना बड़ा डेट खड़ा हुआ था. डेट खड़ा करने की जरूरत तो इनको भी नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी यूज हुई है कि इन्वेस्ट इन द फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि जो संजीव भी कह रहे हैं कि इसका स्केल इतना बड़ा है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां अभी अभी तो हमने शुरुआत की है डेटा को इस्तेमाल करने की और समझने की, आप सोच सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में ग्रोथ कितनी आएगी. तो जियो के पास तो एक ऐसी वो जिसको कहते हैं चाबी है जो जिससे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे ताले खुल जाएंगे. तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन कैपेबिलिटी है इसको समझना जरूरी है, और इसका कंपैरिजन आप IT कंपनीज को इसके साथ करना चाहें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, या कोई जो प्लेटफॉर्म कंपनीज ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में तो कोई है नहीं तो यूनिक ही हो जाएगी ये. लेकिन IT कंपनीज के साथ जो कंपटीशन अब आएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT और ये सब की हम बातें करते रहते हैं, मशीन लर्निंग, उसमें इसके बिना चल ही नहीं सकता. इस प्लेटफॉर्म के बिना आप उसमें कोई आगे कामकाज नहीं बढ़ा सकते. सो इट इज नो मोर अ टेलीकॉम कंपनी जिसका हमारे पास विकल्प है, लेकिन ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो IT टेलीकॉम, जो कन्वर्जेंस जिसको हम लोग कहते हैं बहुत सादी भाषा में, ये कन्वर्जेंस वाला प्लेटफॉर्म है. और ये कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म का P मल्टीपल हमेशा बाकी सब मल्टीपल से ज्यादा होता है. और बहुत सिंपल इवोल्यूशन आप देखिए बिजनेस का. शुरू पॉलिएस्टर से हुई कंपनी का कारोबार शुरू हुआ, पॉलीमर पे आया जो RPPL, RPL, और बाय द वे दैट वाज द टाइम जो मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था मेरे करियर की शुरुआत में, इसलिए इस कंपनी से मेरे को थोड़ा सा लगाव और इससे जुड़ा हुआ ज्यादा रहा हूं मैं. और उसके बाद उसमें जैसे जैसे ग्रोथ हुई, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑयल, और फाइनली डेटा. सो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो कितना इसकी वजह से क्लियर इनके स्ट्रैटेजी में रहता है, और कहीं ना कहीं मार्केट पेज अ प्रीमियम फॉर दैट क्लैरिटी, और वो आपको इसमें आता हुआ दिखेगा. आज नहीं तो कुछ महीनों बाद दिखेगा, पर एग्जीक्यूशन जैसे जैसे होगा नए ट्रिगर्स इसमें आते रहेंगे. बिल्कुल, ये आपकी बात सही है. यतिन, ये बताइए कि अब जब सोमवार को बाजार खुलेगा और ये 2 डील्स की खबरें हमारे सामने होंगी, क्या कुछ सुन रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन है मार्केट प्लेयर्स की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस और जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत जबरदस्त कमेंडेबल जॉब किया है, और 7 हफ्तों के छोटे समय गाले में लगभग 1 लाख करोड़ में कहूंगा, 2-3 हजार करोड़ शॉर्ट हैं, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं. और ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है,
तो ये जो डॉलर आएगा वो ना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स की बैलेंस शीट मजबूत करेगा, बट देश की बैलेंस शीट भी मजबूत करेगा, बिकॉज ये जो डॉलर मनी है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, सबसे पहली बात। और ये जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का, आडिया के नाम से जाना जाता है, और इनके इंडिया में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्होंने लगभग 1.16% स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5,700 करोड़ रुपए जो ये निवेश करेंगे। और इसी के साथ जो जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू है ये फेसबुक के ट्रांजैक्शन से प्रीमियम पे हुई है, और करंट एंटरप्राइज वैल्यू जो ये आइडिया के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है 5.2 लाख करोड़ के आसपास का। और अगर आप मंडे को रिएक्शन देखें स्टॉक प्राइस में, तो ये मान के चलिए कि मार्केट जो है अब ये बिलीव करने लगेगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं ओवरसीज लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं, चाहे वो यूएस के प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हो, टेक्नोलॉजी फंड्स हो, और अब मिडिल ईस्टर्न सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो, इनकी जो लॉन्ग टर्म होराइजन है ये कहीं ना कहीं ये रीट्रेड जरूर करती है कि जियो प्लेटफॉर्म्स की जो कैपेबिलिटीज है ये लॉन्ग टर्म में भी काफी सारी अनलॉकिंग ला सकते हैं, क्योंकि निवेश आज हो रहा है 5 लाख करोड़ के ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू पे। तो आगे चलते हुए जो फेसबुक के साथ और व्हाट्सएप के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर है, काफी सारी चीजें ये ट्राई आउट कर रहे हैं। तो ये जो कस्टमर जो टेलीकॉम में है उसको प्लेटफॉर्म के जरिए काफी सारी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और कस्टमर, स्मॉल रिटेलर्स और जियो एज अ कंपनी सभी के सभी को बेनिफिट होगा क्रॉस सेलिंग का कहीं ना कहीं आगे चलते, जो कि मार्जिन एक्सपेंशन को काफी हद तक मजबूत कर सकते हैं और आगे चलते हुए अर्निंग की विजिबिलिटी भी ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन है इसको मार्केट जरूर थम्स अप देगा। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी खबर होगी जिस पर हम रिएक्शन देखेंगे इमीडिएटली सोमवार को, और उसके बाद आगे जिस तरह से 2,000 रुपए के टारगेट की बात अभी प्रकाश कर रहे थे। लेकिन भसीन साहब, इस पूरी जर्नी को अगर आप यहां से देखें कि अब बाजार जो चीज देख रहा है, ये जो सारे निवेशक हैं ये जो चीज देख रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम का मार्केट है दरअसल चीन के बाद। आप चाहे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देखें, नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखें, जिस तरह से मैसेजेस, जिस तरह से सोशल मीडिया का डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, वो पिछले 2 महीने में तो काफ़ी हद तक और बढ़ा ही है। लेकिन जो हमारा ट्रेंड है वो शायद हमको नंबर 2 पे और एक क्लोज नंबर 2 जो कि चैलेंज करते हुए आगे आपको नजर आएगा चाइनीज मार्केट को, वो एक जो अपॉर्चुनिटी दरअसल देख रहे हैं। तो यहां पर आज जिस वैल्यूएशन की बात अभी यतीन कर रहे थे आपको जियो प्लेटफॉर्म के लिए, कि पहले डील के बाद से जो बात की डील्स हुई हैं उनमें प्रीमियम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह की ग्रोथ जियो के वैल्यूएशन में यहां से आगे कुछ सालों के दौरान आएगी, जब शायद ये आप फाइनली वैल्यू अनलॉक फिर आगे जाकर होते हुए देखेंगे? हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, जैसे प्रकाश ने कहा, देयर इज एन इकोसिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड। आप लिंक कर रहे हो 1 करोड़ किराना शॉप्स को, इट विल मेक द रिसर्जेंस देयर। आप व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ जो टाई अप है, they'll unveil a lot of new platforms. So it tells you कि जो एक तो लोगों की जो rationality, in fact, who's the biggest gainer in the last 3 months? Amazon has almost doubled because आपका जो घर से आज आप सब कर रहे हो वो Amazon के थ्रू। So Reliance is all set to take the space of digital technology on all 3 fronts. Along with Facebook, that tie-up will work on the kirana store, on entertainment, on retail. So it's a whole host. आप सोच सकते हो business multiple कितना है on a population where जहाँ middle class is always going to be the backbone and which is always looking for more participation and volume growth. और मुझे लगता है ये 2 महीने में जितनी हम बंद होके रहे हैं और धीरे धीरे जो रीओपनिंग है, I would say after September, October, I think there will be a flurry of business activity, और वो हमें दिख भी रही है, whether it's car sales or groceries or other things. मुझे लगता है कि there is going to be a spate of economic activity, और लोगों ने actually spear point को miss कर दिया है. That's why Reliance from 1200 is back to 1600, और अगर आपको दिवाली तक 2000 मिल जाए तो you have nothing else to look but to just stay invested. साथ में आपको rights भी मिल गया है. So I think I am very, very optimistic on this entire economic change which is taking place, and the change in multiples is a matter of time. So 5 साल में अगर ये 5 लाख करोड़ 10 लाख हो जाए, I would not be surprised. Maybe before 5 years on the Jio re-rating or the market capitalization. बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, क्योंकि
देखिए भारत के बाजार में करीबन 35 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, करीब 56 करोड़ इंटरनेट के कंज्यूमर्स हैं और प्रकाश उस लिहाज से जो ये पूरा का पूरा कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो इस बात को ध्यान में रखें कि करीब जो आपके 35-40 करोड़ ग्राहक हैं उनको आप और क्या क्या कुछ साथ में लेकर दे सकते हैं। आप फाइनेंशियल सर्विसेज है, रिटेल है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से इस्तेमाल है और ये सारा कुछ एक जगह पे आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है एक नेटवर्क और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये दरअसल वो आगे आने वाले कुछ सालों की तस्वीर है जो इन इन्वेस्टर्स के, इन 7 दिग्गज इन्वेस्टरों के दिमाग में बिल्कुल साफ है। ना सिर्फ साफ है प्रदीप, बट एक और चीज जो सबसे कंफर्टिंग लगती है आज ये सब इन्वेस्टर्स के नाम आप देखते हुए और जो मात्रा में पैसे लगाए जा रहे हैं कि ग्रोथ के लिए जब पैसा लगेगा आगे चल के भी, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सारे इन्वेस्टर्स को अगर बोला जाए कि आपको अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी और बढ़ा के पैसे और जुटाने हैं, एंड दिस इज बिफोर द आईपीओ जब आएगा कंपनी में पैसा आएगा, वो तो मैं अभी उस अटकले में उसमें लगा ही नहीं रहा हूं, बट ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए चाहे वो एक्विजिशंस के जरिए हो या कोई नहीं, आज फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस करके एक छोटा सा टुकड़ा है जियो प्लेटफॉर्म पे जो काफी समय पहले एसबीआई के साथ साझेदारी में बना गया था कि एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था। अब वो मैकेनिज्म अभी तक यूज पूरी तरह से तो हुआ ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन इतने जब मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स को आप कनेक्ट करेंगे, इतने उपभोक्ताओं के साथ आपका जो ताल्लुकात है, जो नेटवर्क में आपने शामिल किया 35 करोड़ लोग, 35 करोड़ में से सिर्फ अगर एक इन्वेस्टर से, एक ग्राहक से आपको साल की 10 रुपए भी कमाई बढ़ानी हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, जो चीज टेलीकॉम में, प्योर टेलीकॉम बिजनेस में नहीं हो सकती थी। सो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, और याद रखिएगा ये पैसा आने के बाद जो 5G का पार्टिसिपेशन है, जो हो सकता है इस साल के एंड में आना शुरू हो जाएगा, उसके बारे में जो ऑक्शन जब आएंगे उसमें पार्टिसिपेशन जो होगा वो सबसे बड़ी गेम चेंजिंग होगी टेलीकॉम के लिए भी, क्योंकि बाकी के 2 प्लेयर्स की कितनी क्षमता तब तक रहती है और किस मात्रा में वो लोग इसको पार्टिसिपेट उसमें कर पाएंगे, ये अभी इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आ रहा है। सो इस कारोबार को समझने के लिए जो पहले हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री का एसओटीबी में वैल्यूएशन करते थे, आप एज एन एनालिस्ट समझ सकते हैं कि ऑयल एंड केमिकल कितना था, पेट्रोकेमिकल प्लेयर्स बिजनेस का क्या आंकलन था और रिटेल और टेलीकॉम का क्या था। अब तो टेलीकॉम में, जियो में ही सम ऑफ पार्ट्स इतने सारे आने लगेंगे जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा। तो 5 लाख करोड़ जो संजीव ने कहा, 5 का 10 होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऑयल एंड केमिकल बिजनेस एक अपनी रफ्तार अलग मेंटेन कर सके अगर, तो मार्केट कैप की जो मैं पहले बात कर रहा था वेटेज के हिसाब से, वो 12 से 15 लाख करोड़ होने में कोई इतनी मुश्किल तो दिख नहीं रही है। सो यू हैव टू लुक एट इतनी बड़ी बैलेंस शीट की ग्रोथ को कैसे समझें और इसको कैसे हम लोग फायदा लें, ये अब मेन चैलेंज रहेगा, और इसी के ऊपर आगे चल के इन्वेस्टर्स को, रिटेल निवेशकों को भी इस पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल, तो सम ऑफ द पार्ट जो हम कहते हैं, और ये एक पार्ट का आपको वैल्यूएशन आगे अनलॉक होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इसके अंदर अभी और भी काफी ज्यादा पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स हैं जिनकी वैल्यूएशन आपको दिखाई देगी। प्रकाश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप कर रहे हैं, लेकिन भसीन साहब और दीवान साहब, सबसे साफ बात जो नजर आ रही है, दुनिया के बाजारों का माहौल इतना मुश्किल और यहाँ पर रेटिंग एजेंसीज तरह तरह की नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर आ रही हैं, लेकिन देखिए दुनिया भर के जाने माने इन फंड्स ने एक के बाद एक भरोसा जताया और आपको ये 8वीं डील होती हुई नजर आ रही है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए 6 या 7 हफ्ते से भी कम समय में देश में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या है, रेटिंग एजेंसीज क्या कह रही हैं, वो एक जगह है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, ये पैसा जिस तरीके से आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसने साफ तौर पे साबित किया है कंपनी की स्ट्रेंथ को और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, भसीन साहब, दीवान साहब और देवेन भाई। आपसे भी लेंगे इजाजत यतीन, और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।